हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ा, उनकी डिस्कवरीज देखी, कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा हमने। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के आगे का पोर्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड मॉडल्स जो दिए गए हैं उन मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल वो कंसिडर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ओके, 1898 में इन 1898 थॉमसन ने जे थॉमसन ने एक एटम का मॉडल दिया जिसको कहा गया प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। उसने बताया कि चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी इसके पहले ही हो गई थी, इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग अब जो आगे के साइंटिस्ट थे जो डिस्कवरीज कर रहे थे उन्होंने एटम के मॉडल दिए। अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, वो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया था, बट अब इस वाले पीरियड में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इसलिए ये जो मॉडल है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही एक्सप्लेनेशन है। अकॉर्डिंग टू दैट थॉमसन ने बताया, थॉमसन ने बोला कि ये एक प्लम के जैसा, प्लम पुडिंग के जैसा है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये जो मैंने रेड मार्क से डिनोट किया है वो नेगेटिव चार्ज है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो ग्रीन मार्क से डिनोट किया हुआ है जो स्फीयर ऑफ चार्ज है, ये जो स्फीयर बना हुआ है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। ऐसा थॉमसन ने बताया, जे थॉमसन ने। तो उसने बोला कि हम एक वाटरमेलन से भी इसको वो कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि एक जो वाटरमेलन होता है उसमें एक पिंकिश पार्ट होता है और सीड्स होते हैं, ब्लैक सीड्स होते हैं। तो अगर हम देखें तो जो पिंक जो पार्ट होगा वो होगा आपका स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज होगा जो पिंकिश पार्ट होगा, और जो ब्लैक सीड्स होंगे जो पूरे वाटरमेलन में स्प्रेड रहते हैं वो आपके नेगेटिव चार्ज के जैसे बिहेव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल बहुत ही सिंपल सा था। उसने बोला कि जो स्फीयर ऑफ चार्ज है, ये जो बाहर का स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज जैसे एक्ट करता है जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, और जो यहाँ पर जो रेड मार्क से डिनोट किया हुआ है वो नेगेटिव चार्ज है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उस टाइम सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, इसलिए हम अपने मॉडल में, थॉमसन के मॉडल में सिर्फ इन्हीं दोनों का एक्सप्लेनेशन था। लेकिन कंटिन्यूअसली उस टाइम और भी जो साइंटिस्ट थे वो एटम के स्ट्रक्चर की डिस्कवरीज कर रहे थे, इसीलिए अब लगातार डिस्कवरी हो रही थी। थॉमसन के अलावा भी बहुत से साइंटिस्ट थे जो इस डिस्कवरी को कर रहे थे। तो ये जो मॉडल है वो फेल हो गया, जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था। उसके फेल होने का रीजन ये था कि यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं था, किसी भी एटम की स्टेबिलिटी के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया था कि ये ठीक है कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। हमने बोला कि एटम जो है वो न्यूट्रल बना हुआ होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑपोजिट होते हैं और ऑपोजिट चार्ज जो है एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है, इसलिए एटम स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो सेम चार्ज है और हमको पता है, और यहाँ पर भी देखेंगे अगर जो स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज का है तो हमें ये तो पता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, बट सेम चार्जेस ऑलवेज रिपल्स ईच अदर। तो उनकी स्टेबिलिटी तो यहाँ समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी आसपास एक साथ हैं, वो पॉजिटिव चार्ज आपस में कैसे स्टेबल हो रहे हैं, इसीलिए ये जो मॉडल था वो कैंसिल हो गया। इट मीन्स इसके बारे में कोई स्टेबिलिटी का कोई प्रूफ नहीं मिला, तो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल इतना एक्सेप्टेड मॉडल नहीं कहलाया। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल जो था वो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से को देखकर ही रदरफोर्ड ने आगे की रिसर्च की थी या आगे की डिस्कवरी की थी। 1911 में रदरफोर्ड ने एक और एक्सपेरिमेंट किया जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहलाता है, ये उसका सेटअप है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हमने लिया है रेडियो एक्टिव पार्टिकल, कोई भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल आप ले सकते हो, जैसे रेडियम ले सकते हैं, तो यहाँ पे रेडियम लिया गया है रेडियो एक्टिव पार्टिकल। एक स्लिट ली हुई है, ये स्लिट है, स्लिट मतलब
एक ऐसा हो शीट, एक प्लेट जिसमें एक छोटा सा होल हो। इस होल से रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो कंटिन्यूअसली रेडिएशन को एमिट करते हैं, कंटिन्यूअसली रेडिएशन को एमिट करते हैं। वो रेडिएशन हाई एनर्जी की होती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमने एक रेडियम जो एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, रेडियो एक्टिव एटम है, वो लिया है जो कंटिन्यूअसली अल्फा रेज का या अल्फा पार्टिकल का एमिशन करता है। ये जो अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैवी होती हैं, हैवियर होती हैं। इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये एक हीलियम एटम के जैसी होती है, जिसका जो चार्ज है या 2 पॉजिटिव यूनिट चार्ज जिसके पास होते हैं और 4 इसका मास होता है। एक हीलियम एटम की तरह ये अल्फा पार्टिकल होते हैं जो बहुत ही हैवी पार्टिकल होते हैं। तो अब इसने बोला, रदरफोर्ड ने बोला कि अगर ऐसा है तो कि एक पॉजिटिव स्फीयर है और नेगेटिव चार्ज है, तो अगर हम कोई हैवी पार्टिकल उससे अगर पास करेंगे तो वो डायरेक्टली पास हो जाना चाहिए। ऐसा सोच करके उसने ये सेटअप लगाया रदरफोर्ड ने। अब जैसे ही अल्फा रेज स्लिट में से पास हुई, उसने गोल्ड की शीट लिया, बहुत ही थिन शीट लिया उसने, ताकि कोई थिन शीट लेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम रहेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल कम रहने से उसका ऑब्जर्वेशन जो होगा, रिजल्ट जो होगा वो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। तो उसने रेडिएशन को, अल्फा रेडिएशन को इसमें से पास किया, स्लिट से इसलिए पास किया ताकि वो सीधी लाइन में जाए, स्ट्रेट जा सके, इसलिए उसने स्लिट से इसको पास किया। फिर बाहर की तरफ आप देखोगे कि ये ऐसा सर्कल बना हुआ है, तो सर्कुलर एक स्क्रीन ली कि जो भी रिजल्ट होगा वो हमको स्क्रीन में दिखाई देगा। ओके, अब जैसे ही उसने स्लिट में से पास किया अल्फा रेज को, तो उसने देखा कि अल्फा रेज पास हो रही है यहाँ से, तो उसने बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की। अब इसके प्लम पुडिंग मॉडल के अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए था कि अल्फा पार्टिकल तो हैवी पार्टिकल्स है और ये जो गोल्ड के पार्टिकल्स है वो तो लाइटर पार्टिकल्स है। तो ये जो अल्फा रेज है वो डायरेक्टली उससे बाहर चली जानी चाहिए और सीधी सीधी लाइन हमको, स्ट्रेट लाइन इस जो सर्कुलर स्क्रीन है उसमें दिखाई देनी चाहिए। लेकिन यहाँ और जो ऑब्जर्वेशन था वो टोटली डिफरेंट मिला रदरफोर्ड को। तो क्या ऑब्जर्वेशन मिला है रदरफोर्ड को, ये हम देखते हैं। तो पहला उसने ऑब्जर्वेशन देखा कि जो मैक्सिमम को मतलब 99% जो अल्फा रेज थी वो डायरेक्ट पास कर जाती थी। इस गोल्ड जो फॉइल है उसको डायरेक्ट पास करती थी। मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर से भी यहाँ पे डिनोट किया है कि ये जो रेड कलर की जो दिख रहे हैं ये मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स हैं या मैक्सिमम अल्फा रेज हैं जो स्ट्रेट चली जा रही हैं। ओके, सेकेंड ऑब्जर्वेशन उसने देखा कि कुछ जो अल्फा रेज थी या कुछ जो अल्फा जो पार्टिकल्स थे वो दूसरे ही एंगल में डिफ्लेक्ट हो रहे थे, स्ट्रेट जाने की बजाय कुछ अलग एंगल में ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो मैंने ब्लैक लाइनिंग से यहाँ पर शो किया है। ओके, और थर्ड ऑब्जर्वेशन उसने देखा कि सिर्फ कुछ मतलब फ्यू रेज ऐसी थी या फ्यू पार्टिकल्स ऐसे थे जो उसी डायरेक्शन में वापस जा रहे थे, जिसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था, मतलब वो सीधे वापस आ रहे थे, जो सीधे वापस आ रहे थे 90 डिग्री के एंगल में जो वापस आ रहे थे। तो ये जो थी वो अनडिफ्लेक्टेड थी, मतलब सीधे पास कर जा रही थी। ये जो थी जो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी, डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल, और ये जो थी जिनमें कोई वो सीधे 90 डिग्री के एंगल से वापस चली जा रही थी। ये 3 ऑब्जर्वेशन थे जो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में देखा। ओके, अब इसको मैं और एक तरीके से बता सकती हूँ, एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। मान लो हमने ये शीट ले ली है, ये गोल्ड फॉइल है हमारा, ये समझ लीजिए ये गोल्ड फॉइल है। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे। अब ये मैक्सिमम जो रेज थी वो सीधा क्रॉस कर जा रही थी, मैक्सिमम जो रेज है वो सीधा क्रॉस कर रही है। इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है एटम का वो खाली है, एम्प्टी है, इसीलिए वहां पे कुछ भी नहीं है। तो वो जो अल्फा रेज है वो स्ट्रेट उसको क्रॉस कर जा रही हैं। ओके, कुछ जो अल्फा रेज थी वो किसी एंगल से ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही थी, ये किसी एंगल से ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही हैं। ओके, इसका मतलब ऐसा है कि अल्फा रेज जो होती हैं उनमें भी पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, तो उसने यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट होगा एटम में, तो उसने ये बोला कि ये जो अल्फा रेज है जो किसी
एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही हैं वो किसी ऐसे पार्टिकल के एज से टकरा रही हैं या डिफ्लेक्ट हो रही हैं जिनके पास वैसा ही सेम चार्ज है जो अल्फा पार्टिकल के पास है। इसका मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो वो किसी ऐसे पार्टिकल के एज से डिफ्लेक्ट हो रहा है जिसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, जिसका मतलब क्या है कि वो प्रोटॉन्स हैं। ओके, नेक्स्ट उसने बोला, नेक्स्ट हमने क्या देखा ऑब्जर्वेशन कि कुछ जो अल्फा रेज है वो सीधे 90 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही हैं। वो अल्फा रेज ऐसी हैं वो डायरेक्टली उस पॉजिटिव पार्टिकल से जाकर के टकरा रही हैं जो सेम इसी के जैसा चार्ज का है। ओके, ये ऑब्जर्वेशन उसने देखे। अब हम देखते हैं कंक्लूजन क्या था या उसकी हाइपोथेसिस क्या बनती है रदरफोर्ड के मॉडल की। तो फर्स्ट उसने हाइपोथेसिस दी, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एटम। उसने बोला कि मैंने क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो खाली है जहां से कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन वो डिफ्लेक्शन जो किसी एंगल से हो रहा है, इसका मतलब सेंटर में एटम के पॉजिटिव पार्ट होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के, अभी तक से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की ही डिस्कवरी हुई थी, इसलिए हम सिर्फ उनको ही यहाँ इस हाइपोथेसिस में देखेंगे। तो पॉजिटिव पार्ट जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब वो वाली रेज जो किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी, जैसे कि ये है, वो इस पॉजिटिव पार्ट के एज से टकरा रही थी क्योंकि रिपल्शन होगा, सेम चार्जेस हैं। ओके, अल्फा रेज के पास भी पॉजिटिव चार्ज है तो वो उस एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही हैं। ओके, अब उसने बताया कि जो न्यूक्लियस है, साइज ऑफ जो एटम जो होगा, एटम का साइज होगा वो 10 टू द पावर -10 मीटर होगा, लेकिन न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा वो 10 टू द पावर -15 मीटर होगा। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो एटम होगा उसके कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस होगा उसका जो साइज होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि एटम का साइज भले बड़ा हो सकता है बट जो उसका न्यूक्लियस होगा, उसका सेंटर पार्ट होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। ओके, नेक्स्ट उसने बोला कि अब बहुत सी अल्फा रेज है, 99% अल्फा रेज ऐसी थी जिसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, वो सीधे क्रॉस कर जा रही थी। तो उसने बोला कि मैक्सिमम जो स्पेस है एटम के आसपास का, न्यूक्लियस के चारों तरफ का, वो खाली रहता है, एम्प्टी रहता है। उसको ही उसने बोला कि ये कौन सा स्पेस है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। ये जो स्पेस है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब बात पॉजिटिव चार्ज का तो हमको पता चल गया, प्रोटॉन्स कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। उसने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में प्रेजेंट है, और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है हम पहले देख चुके हैं, प्रोटॉन्स है। इसका मतलब क्या है कि जितना भी मास होगा एटम का वो उसके न्यूक्लियस में होगा। ठीक है, अब उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन का क्या आइडेंटिटी है। फिर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व होता है, वो घूमता रहता है। ठीक है, ऐसे चारों तरफ वो घूमता रहता है। कैसे पाथ में, एक सर्कुलर पाथ में। एटम का जो शेप है वो स्फीयर शेप बोला गया, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी एक सर्कुलर जो पाथ होगा उसमें ही क्या होगा, रिवॉल्व होगा। इस तरीके से जो रदरफोर्ड है उसका मॉडल बताया गया। अब हम इसके ड्रॉबैक भी देख लेते हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल भी एक्सेप्टेड मॉडल, हाँ रदरफोर्ड का मॉडल था, उसने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था रदरफोर्ड ने, लेकिन उसके मॉडल्स में भी कुछ कमियां थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो ड्रॉबैक क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। ड्रॉबैक, तो पहला ड्रॉबैक उसका ये है कि रदरफोर्ड ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होता रहता है, वो घूमता रहता है। लेकिन मैक्सवेल फिजिक्स क्या बोलता है, मैक्सवेल का लॉ क्या कहता है कि कोई भी मूविंग जो पार्टिकल होता है जब वो मूव करता है, एक्सेलरेशन में आता है, अपना पाथ चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, तो वो एनर्जी को एमिट करता है, एनर्जी को एमिट करता है। कि कोई भी मूविंग जो पार्टिकल होगा जब वो मूव करता जाएगा तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली एनर्जी को एमिट करता जाएगा। तो मान लो लेट ये न्यूक्लियस है,
अब इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व हो रहा है, ये सर्कुलर पाथ है, रिवॉल्व हो रहा है, ओके, रिवॉल्व हो रहा है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। अब मैक्सवेल ने क्या बोला कि मूविंग पार्टिकल जो होता है जब एक्सेलरेशन में होता है तो वो रिवॉल्व होते होते एनर्जी का एमिशन करता है, तो एनर्जी एमिट करता जाएगा, एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस पे फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा उस पे, ओके। तो इस स्टेबिलिटी के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया रदरफोर्ड ने, कि वो सिर्फ ये बोल दिया कि सर्कुलर पाथ है जिसमें वो रिवॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो सर्कुलर पाथ कैसा है या उसके बारे में, या इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव कर रहा है, ये सब रदरफोर्ड ने कुछ भी नहीं एक्सप्लेन किया। तो ये उसका पहला ड्रॉबैक था। सेकेंड ड्रॉबैक जो था रदरफोर्ड के मॉडल का वो था हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा, जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अपनी। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा के बारे में भी उसने कुछ भी नहीं बताया, ओके। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल और थॉमसन का एटॉमिक मॉडल और उसके ड्रॉबैक्स थे। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लासेस में इवन हायर सेक्शन में भी उसके क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए थैंक यू। ओके।